अच्छा। हाँ जी सर, वेलकम टू दी अनदर चार्ट रिवीजन। आप लोगों को वो पता होगा सीए फाइनल सीएमए फाइनल वालों कि हम लोग ले रहे हैं अपना चार्ट रिवीजन, और ये चार्ट रिवीजन के अंदर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। अगर आप दे रहे हैं नवंबर 26 या दिसंबर 26 अटेम्प्ट, तो ये चार्ट रिवीजन कंप्लीटली आपके लिए है, जिसके अंदर में सारे अमेंडमेंट्स और बाकी चीजें कवर की हुई है। आपको जाना है सीए विजय साड़ा यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाना है और फाइनल में आपको ये सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। आई एम श्योर आप देखोगे जरूर। तो आइए, ये चार्ट अगर आपको बाय करना है तो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा आपको। आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपको ये हमारे वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा, जहां से आपको ये चार्ट जल्दी से डिलीवर भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्च एंड सीजर टॉपिक की। अब देखो, सर्च एंड सीजर के अंदर में क्या आया है, हम सभी जानते हैं सर्च एंड सीजर के अंदर में ब्लॉक असेसमेंट नाम का कंसेप्ट आया है। और ये जो ब्लॉक असेसमेंट नाम का कंसेप्ट है ना, ये मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा सर्च एंड सीजर मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके कुछ सेक्शन जो है ये बहुत रिलेवेंट है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप भी इसे जरूर करेंगे। तो आइए मेरे साथ चार्ट रिवीजन पे चलते हैं सर्च एंड सीजर के। सबसे पहले सर्च एंड सीजर करने से पहले आप दिमाग में पहले ये सेट कीजिए कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता होगा कि आपने कुछ ना कुछ छुपाया है। यस और नो, ये इन्हें पता चलता है रिपोर्टिंग से, एसएफटी या स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग से, राइट, जिसको हम ऑफिसेस के अंदर में एआईआर, एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग भी कहते हैं। सेक्शन 285 बी ए कहता है कि हर स्पेसिफाइड पर्सन को, जो इस सेक्शन के अंदर में लिखा हुआ है, हर स्पेसिफाइड पर्सन को क्या करना है, अगर कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो लिमिट स्पेसिफाइड है उसके ऊपर, तो इन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि ये ट्रांजैक्शन इस व्यक्ति ने किया है, ये उसका पैन नंबर और ये उसके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है। ये इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर में क्या करनी होती है, सबमिट करनी होती है। तो देखिएगा, स्पेसिफाइड पर्सन ईदर स्यूमोटो और ऑन नोटिस रिसीव्ड, या तो स्यूमोटो करना है या तो नोटिस रिसीव हुई होगी तो तब करना है, फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैरिंग आउट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। अब आप पूछेंगे कि सर वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, तो इसकी एक पूरी लिस्ट जो है ये हमने ऑलरेडी हमारे कंसाइज के अंदर में दी हुई है, तो बस वो रेफर कर लेना एक बार, राइट। तो अगर आप कैरी आउट कर रहे हैं इस तरीके के स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, he shall furnish a statement of reportable accounts which is registered or recorded or maintained by him टू दी इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी में इंटीमेट द डिफेक्ट, अगर मान के चलिए आपने अगर कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है और डिपार्टमेंट को लगता है इसके अंदर में कोई डिफेक्ट है, तो वो आपको क्या देंगे, 30 डेज देंगे इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए। सो इनकम टैक्स अथॉरिटी में इंटीमेट द डिफेक्ट एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंटीमेशन। यस, and if the defect is not rectified, it shall be assumed that an incorrect information has been submitted. Okay, चलिए, अगर पर्सन को खुद होकर डिस्कवरी समझ में आ गया तो कि यार मैंने जो इन्फॉर्मेशन सबमिट की है मैंने वो गलत कर दी, क्या वो खुद होकर के अपना स्टेटमेंट रेक्टिफाई कर सकता है क्या? चलो, डिपार्टमेंट तो आपको आपका डिफेक्ट बता ही सकती है, पर आप क्या खुद होकर के रेक्टिफाई कर सकते हो क्या? तो हाँ जी सर, 10 दिन का आपको टाइम है। 10 दिन के अंदर में जो आपने एसएफटी सबमिट किया है उसको आप चेंज भी कर सकते हो। सो पर्सन हु हैज डिस्कवर्ड एनी इनएक्यूरेसी इन द स्टेटमेंट फाइल, ही शैल विद इन 10 days इन्फॉर्म द इनएक्यूरेसी टू द डिपार्टमेंट एंड गेट इट रेक्टिफाइड। अच्छा सर, तो सर सबसे पहले 285 बी ए क्या बोलता है कि अगर आप स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के अंदर में आ रहे होंगे तो आपको क्या करनी है, इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। गेटिंग द पॉइंट? चेक कर लो। सर मान लो आपने एसएफटी सबमिट ही नहीं किया, तो सेक्शन 271 एफ ए कहता है अगर आपने एसएफटी सबमिट नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी 500 रुपीज पर डे की। आपको 500 रुपीज पर डे की क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, अगर आपने एसएफटी टाइम पे सबमिट नहीं किया तो। मान लो डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया और डिपार्टमेंट ने नोटिस देने के बावजूद भी आपने सबमिट नहीं किया, तो ये पेनल्टी बन जाती है 1000 रुपीज पर डे। Yes, so penalty of rupees 500 per day till the notice of AO. However, on failure to file the same, even after expiring the notice period, 1000 रुपीज पर डे की आपको क्या लगनी चालू हो जाती है, पेनल्टी लगनी चालू हो जाती है। ठीक है सर। सर मान लीजिए एसएफटी सबमिट तो किया लेकिन इसके अंदर में इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबमिट करी, क्या तो भी पेनल्टी लगेगी? तो सेक्शन 271 एफडब्ल्यू बोलता है कि अगर आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करी या आपको नोटिस दिया था, बोला था कि भैया आप इसे रेक्टिफाई कर लो, आपने रेक्टिफाई नहीं किया, तो ऐसे केस के अंदर में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने पर आपको 50,000 रुपीज तक की पेनल्टी लगती है। So penalty of rupees 50,000 shall be levied by prescribed income tax authority. Penalty will be levied only if the conditions are fulfilled mentioned in that particular section. With effect from 2024, penalty under this section can be levied in only the following conditions are satisfied. क्या condition है? पहला, it furnished the inaccurate information in the statement or failed to furnish the incorrect information within the prescribed time.
तो अगर आपने क्या किया, प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर में इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की, आपने इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबमिट करी, तब तो पेनल्टी लगनी है। फेल टू कंप्लाई विद द ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 285 BA सब सेक्शन 7, देन प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी में डायरेक्ट अ पेनल्टी ऑफ ₹50,000। अगर आपने ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करी तो आपको 50,000 की पेनल्टी लग सकती है। तो 50,000 की पेनल्टी कब लग सकती है? कंडीशन नंबर 1, आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी। कंडीशन नंबर 2, आपने स्टेटमेंट ही फर्निश नहीं किया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद इन टाइम फर्निश नहीं किया। तीसरा, आपने ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट तो ये पूरा नहीं किया, तो आपको 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। तो ये हो गया, प्लस असेसमेंट हो गया, प्लस इंफॉर्मेशन जितनी कलेक्ट हो गई। ये सभी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है किसके? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, इस सेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, सर्च एंड सीजर में आगे बढ़ने के लिए। गेटिंग द पॉइंट? फिर आता है सेक्शन 131। सेक्शन 131 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है मालिक, राइट? ये क्या है? ये पावर देता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को क्या करने का? डिस्कवरी, प्रोडक्शन या एविडेंस लाने का। डिस्कवरी, प्रोडक्शन या एविडेंस लाने का, राइट? अब अंडरस्टैंड कीजिए, पहले क्या होता था? पहले अगर किसी के भी प्रीमाइसेस पे अगर हमें रेड मारनी है तो रेड मारने के लिए क्या लगता था भैया? कोर्ट से वारंट लगता था। अब प्रॉब्लम ये होता था कि अगर मुझे पता है कि किसी के पास ऑलरेडी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रखी है, अब मैं रेड मारने जाऊंगा, इंफॉर्मेशन आएगी नहीं और फिर दिक्कत हो जाएगी। कोर्ट कब चालू रहता, कब नहीं, कोर्ट कब इंफॉर्मेशन देता, कब नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि अथॉरिटी को ही कोर्ट के पावर दे दिया जाए। बस सेक्शन 131 सब सेक्शन 1 डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस का पावर दे देता है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एओ, डीसी, जेसी, सीआईटी, पीसीआईटी एंड डीआरपी शैल हैव द पावर ऑफ सिविल कोड। अब सिविल कोड के पावर क्या है? इसको याद रखना डाइस के फॉर्म में। कैसे याद रख सकते हो? डाइस के फॉर्म में। डी, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, वो किसी अथॉरिटी को डिस्कवरी या इंस्पेक्शन करने का क्या दे सकते हैं? पावर दे सकते हैं। आई, इशुइंग कमीशंस, राइट? वो ऑर्डर दे सकते हैं, हायर अथॉरिटीज ऑर्डर दे सकती है। यस। सी, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट, वो कंपेल कर सकती है प्रोडक्शन या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। एंड ई, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, इसको हम कहते हैं समन, समन वाला पावर। वो किसी भी व्यक्ति को समन इशू कर सकते हैं कि भैया आओ और आ करके हमसे मिलो। सो डाइस के पावर है डी, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, आई, इशुइंग कमीशन, सी, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट, एंड ई, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, क्या कर सकते हैं? पावर इशू कर सकते हैं, सिविल कोर्ट के पावर है। यस मालिक, चेक कीजिएगा। सर मान लो आपको बोला था डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर, नहीं प्रोवाइड किया, आपको बोला था आके मिल, नहीं मिला, क्या हो जाएगा? सेक्शन 272A बोलता है भैया इस पे पेनल्टी लगेगी 10,000 की। इस पे पेनल्टी लगेगी कितने की बेटा? 10,000 रुपीज की। यस, चेक कीजिएगा। यस सर। बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 131 सबसेक्शन 2। अब देखो हम सब जानते हैं डीटीडब्ल्यूए के अंदर में इंफॉर्मेशन मंगाई जा सकती है, यस और नो? यस। अब सवाल उठा था कौन सी अथॉरिटी मंगाएगी? क्या एक सादा एओ दैट इज आईटीओ या एसीडीसी ये भी इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं? अब ये बात पे क्लैरिटी नहीं थी कि हाँ, ये तो पता था कि डीटीडब्ल्यूए के तहत इंफॉर्मेशन मंगाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं पता था वो कौन सी अथॉरिटी है कि जो इंफॉर्मेशन मंगाएगी। सेक्शन 131 सबसेक्शन 2 आपको बताता है कि वो कौन सी अथॉरिटी है जो डीटीडब्ल्यूए के अंदर में इंफॉर्मेशन मंगा सकती है। समझ में आया? सो फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इन सेक्शन 90 और 90A, 90A मतलब कौन सा हो गया बेटा? डीटीडब्ल्यूए। द एसीआईटी शैल बी कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर कॉलिंग इंफॉर्मेशन। कौन बेटा? एसीआईटी, दैट इज एडिशनल कमिश्नर को क्या बोला गया है? कंपिटेंट अथॉरिटी बोला है ये इंफॉर्मेशन मंगाने के लिए। द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे रिक्वेजिशन द सर्विस ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और बोथ। अच्छा देखिए, इसके अलावा क्या हो सकता है? ये ऑथराइजेशन वाला जो पॉइंट है इसको आप हाल फिलहाल के लिए बाजू रखिए, इसको होल्ड पे रखिए, ठीक है? एज ऑफ नाउ आप पहले सिर्फ इतना समझिए कि इंफॉर्मेशन कौन मंगा सकता है? एसीआईटी मंगा सकता है। क्लियर है? इसको बाजू रखिए, जैसे सेक्शन आगे बढ़ेगा हम आगे इसको देखेंगे। इसके आगे आता है सबसेक्शन 3, इंपाउंडिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट, है ना? अब देखिए क्या होता है, जब भी असेसमेंट्स होते हैं या जब भी सर्च एंड सीजर होते हैं उसके अंदर में क्या मंगाई जाती है? इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है, डॉक्यूमेंट मंगाया जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई इंफॉर्मेशन को देखने के लिए क्या लगता है कि यार ये रजिस्टर वगैरह इसने लाया तो है पर इसको डिटेल चेक करना पड़ेगा। तो एओ क्या बोलता है कि आप ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे पास छोड़ के चल जाइए। बेसिकली ये हुआ क्या? इंपाउंडिंग। एसएससी कहता है कि सर क्या आपके पास पावर है, आप मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रख सकते हो। अब ये जो पावर है ना कि आपके सामने कुछ भी प्रोड्यूस हुआ हो, डिपार्टमेंट के सामने कुछ भी प्रोड्यूस हुआ, वो इसे इंपाउंड कर सकते हैं। इंपाउंड करना मतलब रखना। क्या वो इसे इंपाउंड कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। ये कहां लिखा है? सेक्शन 131 सबसेक्शन 3 के अंदर में। अगर किसी भी ऑफिसर के सामने, जो नोटिफाइड ऑफिसर है इसके सामने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, ही मे इंपाउंड इट,
ही मे इम्पाउंड इट। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप किसी प्रीमाइसेस पे जाके इसको नहीं ले रहे, इट इज नॉट अ सर्च, इट इज डिपार्टमेंट के सामने जो रखा वो इसे इम्पाउंड कर रहे हैं। यस इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, यस और नो मालिक। सो चेक कीजिएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी, डीआरपी एंड अदर नोटिफाइड अथॉरिटी मे इम्पाउंड एंड रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। क्या वर्ड यूज किया है बेटा? प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। जो इनके सामने प्रोड्यूस किया गया है इसे आप बिल्कुल इम्पाउंड कर सकते हो, कोई बात नहीं है। यस बस यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजन फॉर डूइंग सो एंड एक्सीडिंग 15 डेज का रिटेंशन यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ सीसीआईटी सीआईटी। यस और नो मालिक। तो चलो 131 के 3 सबसेक्शन, 131 सबसेक्शन 1 पावर देता है काय का? आपको सिविल कोर्ट का, राइट। 131 सबसेक्शन 2 वो बोलता है एसीआईटी जो है वो डीटीडब्ल्यू के अंदर में इंफॉर्मेशन मंगा सकता है। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सबसेक्शन 3 बोलता है जब भी कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सामने आई, डिपार्टमेंट उसे क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन इंपाउंड कर सकता है, वो इसे इंपाउंड कर सकता है, रख सकता है अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां हमारा सेक्शन 131 कंप्लीट हुआ। सर 131 में मुझे कुछ याद रखना है? मेरे हिसाब से सिर्फ 131 सबसेक्शन 1 को याद रखना, 2 और 3 को आप नहीं भी याद रखोगे तो चल सकता है, इट इज नॉट वर्थ टू योर टाइम। यस चलिए आते हैं सेक्शन 133 बी के अंदर में। 133 बी बेसिकली एक पावर है। पावर किसके पास है? ऑफिसर के पास, कि वो किसी भी प्रीमाइसेस पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या ये रेड है? नो, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां सिर्फ आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ कलेक्ट नहीं कर रहे मालिक। यस सो बेसिकली क्या होगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी बिल्डिंग में जाती है, किसी प्रीमाइसेस में जाती है या किसी पर्सन के पास जाती है और उसको जाकर के इन्फॉर्मेशन मांगती है और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर के आती है। ये इन्फॉर्मेशन आगे चल के हेल्प करती है काय के लिए? असेसमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, सर्च एंड सीजर को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि सर्च करने से पहले ना मालिक ऐसा नहीं होता कि आप जा करके कुछ भी करेंगे। मैंने इसे डिटेल में अपने रेगुलर और फास्ट ट्रैक लेक्चर में भी समझाया है कि जब कोई रेड होती है ना तो उसके पहले पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन का पावर कहां से आएगा? 133 बी आपको पावर देता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने का किसी भी प्रीमाइसेस पे। अब सर कब जा सकते? रात में 1 बजे अगर डिपार्टमेंट को याद है कि चलो मैं इंफॉर्मेशन लेके आता हूं, तो क्या गाड़ी उठा के चल जाएंगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए? नहीं, ये सेक्शन आपको पावर देता है, ये तभी जा सकता है व्हेन इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर वो प्रीमाइसेस ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस है तो ही आप वहां पे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। तो ही आप वहां पे जा सकते हैं, यही तो नहीं जा सकते। सर इस सेक्शन में क्या ब्रांच पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कलेक्ट कर जा सकता है। जरूरी नहीं आपको मेन प्रीमाइसेस पे ही जाना है, आप उनके ब्रांचेस पे भी जा सकते हो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, बस इट मस्ट बी ओपन फॉर डूइंग बिजनेस। अब यहां पे एक बहुत फेमस केस है जो सीए सीएमए फाइनल में पूछा जाता है। वो केस ये है कि सर मान करके चलिए कि डिपार्टमेंट को बियर बार से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रात में 12 बजे और वो ओपन है, उस टाइम पे बिजनेस कंडक्ट हो रहा है। बताइए क्या ये एक वैलिड टाइम है जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। अगर वो ओपन है फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस तो फिर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, यस और नो। पर एक बात जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी पड़ेगी वो ये कि इस सेक्शन के अंदर में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर चीजों को रिमूव नहीं करेंगे। आप वहां जाएंगे, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, लेके आ जाएंगे। आप वहां पे जाकर के कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर चीजें क्या नहीं करेंगे? रिमूव नहीं करेंगे। इट्स नॉट अ सर्च, ठीक है। चेक कीजिएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी for collecting any information may enter into any building, any place within the area assigned or any building place occupied by such person in respect of whom he exercised the jurisdiction, right, at which a business or profession is carried on। ध्यान से सुनिए, हम किसी के घर पे नहीं जा रहे। घर पे जाने का पावर जो है क्या होता है? सेक्शन 132 के अंदर में होता है। यहां हम उन प्लेस पे जा रहे हैं जहां पे बिजनेस या प्रोफेशन को क्या किया गया है? कैरी आउट किया गया है। वेदर सच प्लेस इज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और नॉट, भले ही वो प्लेस कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, ओनली ड्यूरिंग द टाइम सच प्लेस इज ओपन फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तभी जा सकते हो व्हेन इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यस एंड आईटीएटी कैन नॉट रिमूव एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिमूव यहां पे हो सकता नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो सेक्शन 133 भी सिर्फ क्या करता है? पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन देता है बेटा। इज दैट डन? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, 133A। याद करें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बात आती है सर्वे की। अब सर्वे के अंदर में ना 3 सबसेक्शन है, 133A1, 133A2 एंड 133A5। ऐसे 3 सबसेक्शन याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। वंस अगेन, 133A1 जनरल सर्वे, 133A2 सर्वे ऑन TDS TCS, 133A5 अदर सर्वे, दैट इज आफ्टर एन इवेंट
और एन मैनेज आफ्टर एन इवेंट और एन ओकेजन। ठीक है, तो चलो कम ऑन वन सेकेंड। तीन सर्वे है बेटा, 133A सबसेक्शन 1, 133A सबसेक्शन 2 एंड 133A सबसेक्शन 5। ये इवेंट के बारे में बात करता है, ये टीडीएस टीसीएस सर्वे के बारे में बात करता है, ये ऑल अदर सर्वे की बात करता है। नाम से ही क्लियर है, सर्वे मतलब आप क्या बेसिकली कुछ सर्च करने जा रहे हैं, आप किसी बारे में पता करने जा रहे हैं, एक्चुअली रेड नहीं, सर्वे वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। सर कहां वेरिफिकेशन हो सकता है? कहीं पे भी वेरिफिकेशन हो सकता है जहां पे बिजनेस या प्रोफेशन कंडक्ट किया जा रहा है। सो बिजनेस या प्रोफेशन अगर किसी रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस पे कंडक्ट किया जा रहा है, क्या वहां पे सर्वे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सर्वे ऑथराइज कौन करेगा? ये वाले ऑफिसर ऑथराइज करेंगे। अगर आपको ऑफिसर याद करने में बड़ी दिक्कत होती है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ ये लिख के आइए, प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी। इस पे भी बिल्कुल मार्क्स मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस और नो? सो प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। काम क्या है? इंस्पेक्ट करना है। किसको इंस्पेक्ट करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करना है, मार्क आइडेंटिफिकेशन करने हैं, कॉपीज एक्सट्रैक्ट करनी है, तो वो क्या कर सकते हैं? सर्वे कर सकते हैं। यस और नो? राइट। जैसे रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे, सर तुकाराम मुंडे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले किसी भी प्रीमाइसेस पे जाकर के सर्वे कर रहे हैं, और वहां अगर दिख रहा है कि भैया नॉन कंप्लायंस हुआ एफडीए रेगुलेशंस का, तो वो क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद में seize and other power ले रहे हैं। तो सर्वे is basically visiting the business premises, yes, and verifying whether the compliance of income tax is going or not। सर्वे कब किया जा सकता है? ध्यान से सुनिए, बिजनेस प्रीमाइसेस पे सर्वे तब किया जा सकता है व्हेन इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर वहां पे बिजनेस उस टाइम पे हो रहा है, तो उस टाइम पे आपका क्या किया जा सकता है? सर्वे किया जा सकता है। किसी भी अदर प्लेसेस पे इंक्लूडिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर कब किया जा सकता है? ओनली आफ्टर सनराइज बट बिफोर द सनसेट। किसी प्लेस या फंक्शन में कब सर्वे किया जा सकता है? ओनली इफ इट इज डन, सर्वे होने के बाद। तो ऐसा नहीं होगा कि भैया आपकी वो एकता कपूर सीरियल के जैसे यहाँ पे 7 फेरे हो रहे हैं, अचानक से लोग पहुंच गए, क्या क्या क्या, और पूरी शादी रुक गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा इवेंट होने के बाद, क्योंकि लॉ कहता है आफ्टर सच फंक्शन और सेरेमनी ही के बाद ही क्या होगा बेटा? सर्वे होगा। ठीक है सर। सर्वे के अंडर में क्या क्या पावर है? तो सर ध्यान से सुनिएगा, सर्वे के अंडर में आपके यहाँ पे क्या क्या पावर दिए गए हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो चलिए सर, पावर क्या है सर्वे के अंदर में? सर्वे के अंदर में क्या क्या किया जा सकता है? सर प्लेस मार्क आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मार्क कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कि हाँ चलो ये वेरीफाई कर लिया, ये वेरीफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल स्टॉक वेरीफाई किया, तो आप क्या करोगे? हाँ इतना स्टॉक वेरीफाई कर दिया, ये मंथ वेरीफाई कर दिया, यू कैन प्लेस मार्क आइडेंटिफिकेशन। एक्सट्रैक्ट द कॉपीज देयर फ्रॉम, मतलब क्या कर सकते हो? इसके जेरोक्स ले सकते हो। इंपाउंड एंड रिटेन मैक्सिमम अप टू 15 डेज विदाउट अप्रूवल, आप इंपाउंड कर सकते हो कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। मेक इन्वेंट्री ऑफ एनी कैश स्टॉक एंड अदर वैल्यूएबल, आप इन्वेंट्री ले सकते हो कि उस दिन का स्टॉक कितना है, उस दिन का कैश कितना है। जैसे हम लोग ऑडिट करने जाते हैं, तो ऑडिट पे उस दिन का कैश वेरीफाई करते हैं, उस दिन का स्टॉक वेरीफाई करते हैं, तो आप वो कर सकते हो। रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो कि एक दिन में कितना सेल होता है, जनरली कितना स्टॉक होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब पावर है सर्वे के अंदर में। यस और नो? ओके फिर आता है टीडीएस टीसीएस सर्वे। इस सर्वे के अंदर में मोस्टली ये देखा जाता है कि आपका टीडीएस टीसीएस का कंप्लायंस किस तरीके से है। यस और नो? क्या आप टीडीएस बराबर कर रहे हैं कि नहीं, कट कर रहे हैं तो पे कर रहे हैं कि नहीं, रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन किए हैं कि नहीं। याद रखिएगा, टीडीएस टीसीएस सर्वे के अंदर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड नहीं कर सकते। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड नहीं कर सकते। नॉर्मल सर्वे के अंदर में कर सकते हो, टीडीएस टीसीएस सर्वे में नहीं कर सकते। सो इनकम टैक्स अथॉरिटी मे फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग द टीडीएस टीसीएस हैज बीन डिडक्टेड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, सच अथॉरिटी में कंडक्ट सर्वे आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। कब कर सकते बोलो? आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, कभी भी कर सकते। इन टीडीएस टीसीएस सर्वे इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन नॉट इंपाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट, फर्दर दे कैन नॉट मेक इन्वेंट्री और कैश। आप आए हो टीडीएस टीसीएस सर्वे कर रहे हैं, सिर्फ टीडीएस टीसीएस सर्वे होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। क्लियर? फिर आता है सब सेक्शन 5। अब यहाँ पे कोई इवेंट होने के बाद अगर पता चलता है किसी इवेंट के अंदर में बहुत सारा कैश घूम रहा है, या किसी इवेंट के अंदर में बहुत सारी चीजें हो रही है जो इनकम टैक्स के खिलाफ है, तो ऐसे केस में सबसेक्शन 5 आपको पावर देता है कि इवेंट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं? वहां पे सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। सो हैविंग रिगार्ड्स टू द नेचर एंड स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर,
incurred by the assessee in connection with any function, ceremony or event, income tax authority can conduct a survey only after such function is over. such function होने के बाद ही सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। तो 3 सर्वे है बेटा। 133A1 जनरल सर्वे, जो किसी भी बिजनेस प्रीमाइसेस पे या जहां बिजनेस कंडक्ट हो रहा है वहां पे किया जा सकता है। सबसेक्शन 2A किस बारे में बात कर रहा है? टीडीएस टीसीएस का कंप्लायंस चेक करने के लिए हो सकता है। और 5 किसी इवेंट के अंदर में सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये था 133A। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं सर्च के ऊपर। सर्च कवर होता है बेटा 132 के अंदर में। सर्च कहां कवर होता है बेटा? 132 के अंदर में कवर हो रहा है। तो जरा ध्यान से सुनना। सर्च मतलब क्या? बेसिकली सर्च का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रीमाइसेस पे जाकर के क्या कर सकते हैं? रेड कर सकते हैं। सर्च इज एक्चुअली अ रेड, जहां पे आपके कैश, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग इंपाउंड किए जाते हैं। काम की बात, स्टॉक इंपाउंड नहीं हो सकता, बाकी सब इंपाउंड हो सकता है। यस और नो? सर्च जो है ये कब कंडक्ट की जा सकती है? 2 कंडीशन है जब सर्च की जा सकती है। कंडीशन नंबर 1, देयर एग्जिस्ट पास्ट एंड पॉसिबल नॉन कंप्लायंस ऑफ नोटिस अंडर 142 और 131। 142 आपसे इंफॉर्मेशन मंगाई थी, आपने नहीं दी, आपको रिटर्न भरने बोला था, नहीं किया। 131 मतलब क्या? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, आपको अटेंडेंस देने बोली थी, नहीं दिया, आपको डॉक्यूमेंट देने बोले थे, नहीं दिया। नॉन कंप्लायंस के ऊपर पास्ट और पॉसिबल दोनों, या तो ऑलरेडी हो चुका है या डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आप इसका कभी जवाब देने ही नहीं वाले, तो आपका सर्च कंडक्ट किया जा सकता है। दूसरा, देयर एग्जिस्ट अ पास और पॉसिबल नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, या फिर डिपार्टमेंट को कभी भी ऐसा लगता है कि भैया नॉन डिस्क्लोजर हुआ है, किसका? मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग का, तो वो क्या कर सकते हैं? सर्च का ऑर्डर दे सकते हैं। सर्च के लिए अथॉरिटी कौन होगी? आप याद रखो, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, दैट्स इट, राइट? लेकिन जेसीआईटी तभी करेंगे जब इट विल बी ऑथराइज्ड बाय सीबीडीटी। सर्च के अंदर में क्या क्या पावर है? आप किसी भी प्लेस पे एंटर कर सकते हैं, ब्रेक या ओपन कर सकते हैं किसी भी लॉक को, किसी भी पर्सन को सर्च कर सकते हैं हु इज कमिंग इन और गोइंग आउट। आप रिक्वायर कर सकते हैं किसी भी पर्सन को टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सीज कर सकते हैं कोई भी एसेट्स को, आइडेंटिफिकेशन मार्क कर सकते हैं, और इन्वेंट्री भी क्या कर सकते हैं? मार्क कर सकते हैं। इसके बाद में आता है डीम सीजर, कंस्ट्रक्टिव सीजर। अब ये डीम सीजर, कंस्ट्रक्टिव सीजर क्या होता है? देखिए, कई बार सर्च करने जाते हैं ना, तो वहां पे आपको क्या मिल जाते हैं? आपको मिल जाते हैं बड़े बड़े वेट के चीजें। अब मान के चलिए एक शैंडेलियर लगा है घर पे, झूमर लगा है घर पे, उसका वैल्यू होगा 25-30 लाख रुपए, राइट? अब आपको पता है ये 25-30 लाख रुपए का जो शैंडेलियर है ना, इसका रिकॉर्डिंग कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ नहीं है। अब आप इसको सीज करोगे क्या? द आंसर इज नो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स साइज, वेट एंड वॉल्यूम। यस और नो? तो ऐसे केस में क्या किया जाता है? इसका कंस्ट्रक्टिव सीजर, डीम्ड सीजर कर दिया जाता है। आपने कोई आर्टिफैक्ट देखा, आर्टिफैक्ट बहुत महंगा लग रहा है, आपको भी पता है कि भैया ये आउट ऑफ इंडिया से लाया गया है, अब ये कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है। अब आप बोलोगे भैया खर्चा किया है, मतलब इनकम कहीं से तो आई होगी, अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर, बराबर है कि नहीं मालिक? अरे एवरीबॉडी जल्दी से बोलो यस और नो। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है? ऐसे केस में उसके ऊपर एक नोटिस लगा दिया जाता है, असेसी को एक नोटिस दिया जाता है और कहा जाता है ये डीम्ड सीजर, कंस्ट्रक्टिव सीजर है। मतलब जब तक अब एओ ना बोल दे, आप इसके साथ डील नहीं करेंगे, पार्ट विथ नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। यस और नो? तो कई चीजों का फिजिकल सीजर लेना पॉसिबल नहीं होता, तो उनके ऊपर डीम सीजर किया जाता है। देखिएगा, where it is not possible or practicable to take a physical possession of any valuable article or thing, or to remove it to a safe place due to its volume, weight, physical characteristic और dangerous nature। कई बार मान के चलिए आपके घर से लाइव बॉम्ब्स मिल गए, बंदूकें मिल गई, ऑटोमेटिक मशीन्स मिल गई, मशीन गन्स मिल गई, तो ऐसे केस में दे सर्व एन ऑर्डर नॉट टू डील विद दिस प्रोडक्ट अनलेस द अप्रूवल इज टेकन। नॉट टू डील विद द प्रोडक्ट अनलेस द अप्रूवल इज टेकन। यस और नो मालिक? ओके सर, तो फिर ये जो सारी चीजें सीज करी है, इसको कब तक के होल्ड करेंगे, क्या करेंगे इसके साथ? द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट सीज्ड shall not be retained by officer for a period exceeding 1 month from the end of the quarter in which order of assessment, reassessment, recomputation is made। एक बार आपका असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन हो गया, जिस मंथ में खत्म हुआ उस क्वार्टर एंड से 1 मंथ के अंदर में, यहां पे आया है अमेंडमेंट, ध्यान से सुनिएगा। मान करके चलिए आपका जो असेसमेंट है ये कंप्लीट हुआ आफ्टर द सर्च, आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ लेट्स से कब से बेटा? कब हुआ कंप्लीट? जुलाई में। अब क्वार्टर एंड कब है? जुलाई में, राइट? तो आपको अगस्त के बाद इसे क्या नहीं करना है? रिटेन नहीं करना है।
असेसमेंट कंप्लीट हो गया, जिस मंथ में असेसमेंट कंप्लीट हो गया वहां से क्वार्टर एंड ढूंढना, क्वार्टर एंड से एक मंथ तक क्या आप होल्ड कर सकते हो। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल नॉट बी रिटेन्ड exceeding 1 month from the end of the quarter in which order of assessment reassessment is made, unless the reason for retaining the same are recorded in writing. However, the authorized officer shall not authorize to retain the books of accounts and other document for a period exceeding 30 days after all proceeding under the act are complete. एक बार आपकी सारी असेसमेंट सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद 30 दिन के बाद आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है। क्लियर हो गई बात? यस और नो? ओके। अब देखिए कई बार ऐसा होता है असेसमेंट करते वक्त ही कि जो पर्सन सर्च किया, राइट, या जिस पर्सन से रिलेटेड आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा। मान के चलिए हमने ए के ऊपर रेड की, ए क्लेम करता है कि भैया ये जो ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल आपको मेरे से मिले हैं ये मेरे नहीं है, ये मेरी बहन के है, और उसकी जो बहन है वो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रही। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में सबसेक्शन 9A लगता है, वो कहता है कि एओ की फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो ये श्योर हो चुका है कि भैया जो दूसरा पर्सन है वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा, जो हैंडओवर किया वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा, या फॉर एग्जांपल मान करके चलिए रेड मारने गए थे, राइट, वहीं पे दूसरा पर्सन शक की निगाहों में आ गया, उससे हम लोगों ने क्या कर लिया, गुड्स इंपाउंड कर लिए टू सेव द रेवेन्यू, पर वो दूसरा पर्सन क्या हो रहा है, वो हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर में नहीं आ रहा है। ऐसे केस में विद इन 60 डेज आपको क्या करना होता है, उस ऑफिसर को ये सारी चीजें हैंडओवर करना है जिसके पास ये जुरिस्डिक्शन होगा, और फिर वो दूसरा ऑफिसर क्या करेगा, असेसमेंट रीअसेसमेंट करेगा। सो वेयर द ऑथराइज्ड ऑफिसर हैज नो जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन सर्च बाय हिम, right, the books of accounts, other document, jewelry shall be handed over by authorized officer to the AO having jurisdiction over such other person within 60 days from the date on which search is complete. Within 60 days from the date on which search is complete, every provisional attachment shall cease to have effect after the expiry of 6 months from the date of order. अब यहाँ पे ये प्रोविजनल अटैचमेंट से रिलेटेड कुछ है, हाल फिलहाल में आप इसको यहाँ से कट भी कर दोगे तो भी चलेगा। आप इसे प्रोविजनल अटैचमेंट वाला जो प्रोविजन है वो इधर से कट कर दीजिए, इसको प्रोविजनल अटैचमेंट में हम आगे कहीं कवर कर लेंगे। डन? अब आते हैं पावर टू रिक्वेजिशन, सेक्शन 132A। अब बेसिकली ये देखिए ना, ये एक जनरल पावर है। ये पावर के अंदर में क्या होता है सर, अंडरस्टैंड कीजिए। मान लीजिए मैं कहीं रेड करने गया, बराबर है, मेरे को इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मिले, मैंने बोला भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स किधर है, अगला कहता है कि सर वो तो जीएसटी वाले उठा के लेके चले गए। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे असेसमेंट करना है, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, पर अगले वाले के ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट जीएसटी डिपार्टमेंट के पास है, सीबीआई के पास है। अब मैं क्या करूं? तो ऐसे केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास सेक्शन 132A एक पावर देता है, पावर टू रिक्विजिशन। पावर टू रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना दूसरी अथॉरिटी को कि प्लीज जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए आप इसे मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, और उस दूसरी अथॉरिटी का काम होगा मुझे क्या करना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर चीजें प्रोवाइड करना। ध्यान से देखना, एओ क्या करेगा सर, रिक्वेस्ट करेगा ऑफिसर इन अदर लॉ हु पसेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एसएससी टू प्रोवाइड हिम द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो सेक्शन 132A पावर देता है कि आप पावर को क्या कर सकते हैं, रिक्वेजिशन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे अथॉरिटी के पास, अगर वो ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे तो। इज दैट डन? ओके। 132B को होल्ड पे डालिए, बहुत लॉजिकली पढ़ेंगे। 132B को होल्ड पे डालिए, लॉजिकली पढ़ेंगे। अब इमेजिन कीजिए किसी के घर पे क्या हो रही होगी, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई होगी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद उस पर सर्वे हुआ होगा, हो सकता है सर्वे करने के बाद अब पूरा शक हो गया तो उसके घर पे रेड हुआ होगा, रेड हुआ होगा तो हमने क्या किया होगा, चीजों को सीज कर लिया होगा, डॉक्यूमेंट को सीज कर लिया होगा, वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग्स को सीज कर लिया होगा, स्टॉक सीज होता नहीं, स्टॉक सीज होता नहीं। क्लियर है? अब ये सीज होने के बाद क्या होता होगा, आप इमेजिन कीजिए। सीज होने के बाद डिपार्टमेंट सब कुछ उठा करके कहां लेके आ जाती होगी, डिपार्टमेंट सब कुछ उठा करके लेके आ जाती होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब इसके आगे की कार्रवाई कैसे की जाए, इसके आगे की कार्रवाई कैसे की जाए, इसी के लिए इनके ऊपर एक स्पेशल प्रोसेस आया है असेसमेंट का, जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं ब्लॉक असेसमेंट। हम सभी जानते हैं कि अब इनके ऊपर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वर्क नहीं करता, स्पेशल सर्च एंड सीजर के लिए ब्लॉक असेसमेंट का कंसेप्ट आ चुका है, और ब्लॉक असेसमेंट अब इसके ऊपर क्या करता है बेटा, वर्क करता है।
ठीक है मालिक। तो अंडरस्टैंड करेंगे ब्लॉक असेसमेंट क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। चलिए अब आते हैं हम लोग ब्लॉक असेसमेंट के ऊपर। ब्लॉक असेसमेंट क्या है? अब देखो, आपका पहले क्या होता था मालिक, पहले आपका जब भी रेड होता था तो आपका जो असेसमेंट होता था वो इनकम स्कीपिंग असेसमेंट में होता था। लेकिन इसके बाद क्या हो गया, ब्लॉक असेसमेंट का कंसेप्ट आ गया, और ब्लॉक असेसमेंट का कंसेप्ट आने के बाद से हमारा पूरा असेसमेंट जो सर्च एंड सीजर के बाद का होता है वो यहाँ होता है। यहाँ आए हम मल्टीपल अमेंडमेंट, और मैं चाहूंगा आप वो सब पढ़ें। आइए सबसे पहले समझते हैं ब्लॉक पीरियड मतलब क्या होता है। देखिए ब्लॉक पीरियड, अब जो असेसमेंट होता है ना, राइट, वो पूरे ब्लॉक पीरियड के लिए होता है। और ब्लॉक पीरियड मतलब क्या, जिस साल रेड पड़ी वो प्लस उसके पहले के 6 साल, सीधे सीधे शब्दों में जिस साल रेड पड़ी वो वाला ईयर प्लस इसके पहले के 6 साल, पूरा का पूरा आपका ब्लॉक पीरियड होगा। राइट, सो ब्लॉक पीरियड मीन्स अ पीरियड कंप्राइजिंग ऑफ द previous year relevant to the sixth assessment year preceding the previous year in which search was initiated or requisition was made, and also include the previous year in which search or requisition was made, and ending on the date of last execution of search। ending कहाँ हो रहा है, on the last execution of search। ठीक है सर, लास्ट ऑथराइजेशन ऑफ सर्च कब कंप्लीट होता है, ऑन द कंक्लूजन ऑफ सर्च इन द लास्ट पंचनामा। जो लास्ट पंचनामा साइन होता है ना बेटा, उसको हम कहते हैं लास्ट ऑथराइजेशन ऑफ सर्च। अब एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अज्यूम कीजिए कि आपकी रेड पड़ी है कब, मैं यहाँ के डेट्स थोड़े से चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये डेट्स जो है ये पुराने हो चुके हैं, तो मैं यहाँ के डेट्स चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं कर दे रहा हूँ 25/39/2025। तो जिन जिन लोगों के चार्ट के अंदर में 24 दिख रहा है प्लीज इसको 25 कर दीजिए। और कंक्लूड हो जाती है कब सर्च, 5/10/25 को, बराबर है। तो अब ब्लॉक पीरियड आपका कहां से कहां तक आएगा, इसको भी कट कीजिए, है ना। ब्लॉक पीरियड आपका कहां से कहां तक आएगा, तो देखो दोस्त, सबसे पहले आपका ब्लॉक पीरियड कहां से कहां तक आएगा। आपका ब्लॉक पीरियड जो होगा करंट ईयर का जो रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, मतलब 1/4/2025 से लेकर के 5/10/2025 तक के, तो ये तो आपका ब्लॉक पीरियड रहेगा ही रहेगा। प्लस इसके पहले के 6 साल, इसके पहले के 6 साल मतलब कौन से हुए, चलो याद करके देखो। इसके पहले के 6 साल मतलब कौन से हुए, 24/25 एवरीबॉडी, 23/24, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 1 2 3 4 5 6। तो आपका भाई साहब प्रीवियस ईयर 1920 से लेकर के 24-25 तक का ब्लॉक पीरियड रहेगा, प्लस करंट ईयर का जितना पीरियड है अप टू द लास्ट ऑथराइजेशन। अब इस केस में देखो, ऑथराइजेशन अज्यूम करो 5/10/2025 को यह होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 5/10/2025 ये तो पूरा पीरियड कवर हो गया, और इसके पहले के 6 साल भी पूरे कवर हो गए। इसके पहले के 6 साल कब हुए बेटा, 1920, 2021, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, ऐसे 6 साल आपके पूरे पीरियड कवर हो गए। और ये पूरा पीरियड के असेसमेंट होंगे जिसको हम कहते हैं ब्लॉक पीरियड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक पीरियड। और इस ब्लॉक पीरियड में सर्च में जितनी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिली है वो सारी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को भी क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम की डेफिनेशन में वीडीए को भी इंक्लूड कर दिया गया है इस साल से, जिसका मतलब ये है कि अगर इस असेसिस का कुछ इन्वेस्टमेंट मिला, वीडीए मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसीज एंड अदर करेंसीज के अंदर में, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे दोस्त, इंक्लूड करेंगे। लेट्स चेक द अनडिस्क्लोज्ड इनकम, द अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अच्छा, यहां पे पीरियड कहां से कहां तक लिखेंगे अपन, 1920 टू 24-25, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया ब्लॉक पीरियड। तो ब्लॉक पीरियड में आ गया 1920 से लेकर के 5/10/2025, ठीक। अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे आते हैं। अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या हुआ, अनडिस्क्लोज्ड इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम, ज्वेलरी, मनी, बुलियन, वीडीए और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, और एनी एक्सपेंडिचर ऑल्सो based on the entry in the books of accounts or any other document where such money, bullion, jewelry, other valuable article or thing, right, represents wholly or partly in income, property which has not been or would not have been disclosed for the purpose of this act, or any expenses, deduction, allowance claimed under this act which is found to be incorrect। तो भैया अनडिस्क्लोज्ड इनकम के अंदर में वो सारे मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग आ जाएंगे जो बेस्ड है किसी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, विच हैज और वुड हैव नॉट बीन डिस्क्लोज, जो आपने क्या नहीं करी है बेटा, डिस्क्लोज नहीं करी है, या फिर कोई एक्सपेंसेस या डिडक्शन जिसका आप क्लेम कर चुके हैं, राइट, जो क्या है इनकरेक्ट है, वो सब कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम के अंदर में आ जाएगा। ठीक है मालिक, फिर क्या होगा, मान करके चलिए कि एक बार आपको समझ में आ गया, आपके ऊपर सर्च हुआ, सर्च के बाद आप ब्लॉक पीरियड के असेसमेंट करेंगे।
है ना मालिक। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले क्या होगा आप देखिएगा, रेड हुई होगी, रेड होने के बाद क्या होगा, सामान उठा करके लेके आएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भैया ब्लॉक पीरियड कितना बचा है और क्या अनडिस्क्लोज्ड इनकम है क्या, हमें पता चल गया हाँ भैया अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जरा इधर आइए, मैं कहूंगा आप डायरेक्ट 158 बीसी पे आइए, सभी लोग रिक्वेस्ट करूंगा 158 बीसी पे आइए। अब सोचिए हो क्या रहा होगा, एसएससी का सामान उठा करके लेके आ गए। अब आप लॉजिकली सोच के देखना बच्चा, जैसे ही आप लोगों ने सामान उठा करके लेकर के आ गया, अब आपको उसको नोटिस भेजना पड़ेगा और फिर उससे रिटर्न भरवाना पड़ेगा फॉर द ब्लॉक पीरियड। अरे ऐसा नो, तभी जाकर के तो असेसमेंट फिर से शुरू होगा। जब तक कि आप उससे वापस से रिटर्न नहीं भरवाएंगे तब तक के ब्लॉक पीरियड या असेसमेंट चालू कैसे होगा। तो अब आता है उसके आगे का पीरियड, जरा चेक कीजिएगा। द एओ शैल इशू द नोटिस, the AO shall issue the notice to such person requiring him to furnish return within such period not exceeding 60 days as may be prescribed in the notice, right, setting forth his undisclosed income। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको बोलेंगे कि चल एक काम कर बेटा, अब तू रिटर्न भर, और उससे अनडिस्क्लोज्ड इनकम का रिटर्न भरवाया जाएगा फॉर द ब्लॉक पीरियड। जो भी आपका ब्लॉक पीरियड है उस ब्लॉक पीरियड का रिटर्न भरवाया जाएगा सीधे अनडिस्क्लोज्ड इनकम का, कितने दिन के अंदर में, नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। उसको बोलेंगे चल बेटा रिटर्न भर। अब यहां पे दो बातें होंगी, रिटर्न भरेगा नहीं भरेगा। सच रिटर्न इफ फर्निश शैल बी कंसिडर्ड एज रिटर्न अंडर 139, अगर ये रिटर्न उसने फर्निश कर दिया, हम अज्यूम करेंगे रिटर्न 139 में है, और फिर नोटिस शैल बी इशूड देयर आफ्टर, इसके बाद में 142 का नोटिस इशू करेंगे, वही पूरी प्रोसेस चालू हो जाएगी बेटा असेसमेंट की। और अगर आपने असेसमेंट का प्रोसीजर नहीं पढ़ा है तो मैं कहूंगा चार्ट रिवीजन में असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या करना होता है। सो बेसिकली क्या करेंगे, हम वापस से एसएससी को बोलेंगे रिटर्न भर, पर साल उन सालों का तो रिटर्न हमने ऑलरेडी भरा हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से देखो रिटर्न भरना है ब्लॉक पीरियड का। और यहां पे जैसे ही उसने रिटर्न भरा, हम उसके ऊपर रेगुलर असेसमेंट कर देंगे एज इफ इट इज अ रिटर्न अंडर 139। फर्दर एनी आरओआई फर्निश बियॉन्ड दिस पीरियड शैल नॉट डीम टू हैव बीन रिटर्न फाइल्ड अंडर 139। मान के चलिए आपने अगर रिटर्न भरा ही नहीं या विद इन टाइम इन द नोटिस नहीं भरा, तो हम मानेंगे कि आपने रिटर्न ही नहीं भरा। उस केस में आपके साथ क्या किया जाएगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। A person who has furnished the return under this clause shall not be entitled to furnish a revised return। ये जो रिटर्न आप सबमिट कर रहे हैं इसका कोई रिवाइज रिटर्न पॉसिबल नहीं होने वाला। तो आपको बड़ी केयरफुली सोच समझ करके ये रिटर्न भरना होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसमें गलती हुई तो भाई साहब आपकी पेनल्टी जो लगेगी वो ह्यूज लगेगी। यस और नो। और एक बात याद रखिए, यानी अब जब ब्लॉक असेसमेंट के लिए आपको नोटिस दिया गया है तो आपका असेसमेंट अब बिल्कुल रेगुलर असेसमेंट जैसे होगा। और यहां पे एक आती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि भैया नोटिस अंडर 148 रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब अब इसके ऊपर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नहीं होने वाला, इसके ऊपर आपका नॉर्मल असेसमेंट होने वाला है। तो कम ऑन, आप चीजें उठा करके लेकर के आ गए, सर्च के अंदर में चीजें उठा करके लेके आ गए। अब एओ आपको क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा, नोटिस इशू करके आपको रिटर्न भरने बोलेगा, किसका, ब्लॉक पीरियड का, काय का, अनडिस्क्लोज्ड इनकम का। ठीक है, ये रिटर्न आप जैसी फाइल करते हैं हम मानेंगे कि भैया आपने रिटर्न नॉर्मल तरीके से फाइल किया है, और आपके ऊपर जो असेसमेंट होगा वो आपका रेगुलर असेसमेंट होगा बाय गिविंग अ नोटिस अंडर 143 सबसेक्शन 2। यस, अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, और ऐसे केस में फिर एओ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। ठीक है, विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट द टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न अंडर दिस क्लॉज मे बी एक्सटेंडेड बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज। सर जनरली देखिए आपको टाइम लिमिट कितना मिलता है, 60 डेज का मिलता है, लेकिन क्या ये पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है, लॉ कहता है हाँ ये पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। कब कब एक्सटेंड कर सकते हैं, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर immediately preceding the previous year in which search is initiated or requisition is made, the due date of furnishing the return has not expired। मान करके चलिए अभी पहले वाले साल का रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है अभी तक के एक्सपायर नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में आपको 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। सेकंड, द असेसी वाज लाइबल फॉर ऑडिट फॉर सच प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर के लिए ऑडिट के लिए आप लाइबल थे तो ऐसे केस में आपको जो पीरियड है वो 30 डेज से एक्सटेंड करके मिल जाएगा। द अकाउंट्स maintained in the normal course of the assessee in the previous year has not been audited as on the date of issuance of notice। मान लीजिए अकाउंट जो है वो अभी तक ऑडिट नहीं हुए हैं, जब तक कि आप नोटिस इशू कर रहे हैं तो आपको 30 डेज का एक्सटेंशन और मिल सकता है। द असेसी रिक्वेस्ट इन राइटिंग फॉर एक्सटेंशन, अगर असेसी ने खुद होकर के एक्सटेंशन के लिए क्या करिए, रिक्वेस्ट करिए, तो उस केस में 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो जनरली कब तक के करना चाहिए भाई, इसी कब तक के करना चाहिए, नोटिस के अंदर में लिखा होगा पीरियड, हालांकि वो पीरियड 60 डेज से ऊपर का नहीं हो सकता। क्या ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, हाँ जी सर एक्सटेंड हो सकता है 4 केसेस में। कौन कौन से 4 केसेस, पहला अगर पहले के साल का रिटर्न अभी तक के भरा ही नहीं है, दूसरा ऑडिट के अंदर में कवर्ड थे, तीसरा अभी तक के ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ है जिस दिन तक के नोटिस इशू हुई है, या फिर असेसी ने खुद होकर के फॉर्मली क्या किया है, हमसे टाइम मांगा है टू get them audited।
द एओ शैल प्रोसीड टू डिटरमाइन द टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम। एक बार अकॉर्डिंगली आपने रिटर्न भरा, इसके बाद क्या होगा, आपकी टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम को क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा ऑफ दैट ब्लॉक पीरियड विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 142(2), 143(3) और 144। मतलब क्या, आपकी इनकम को निकाला जाएगा, टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम को निकाला जाएगा या तो रेगुलर असेसमेंट से या तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से। यस और नो मालिक, राइट। और ये सारे प्रोविजन जो है, नोटिस भेजना, असेसमेंट करना, रेगुलर असेसमेंट करना, वो सारे प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल। The AO on determination of total undisclosed income shall pass an assessment order and determine the tax payable by him, and nothing in the provision of 144C shall apply in respect of such order। 144C क्या था बेटा, the instruction of DRP। yes or no, the instruction of DRP। तो यहाँ पे आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को बाजू रख करके आपको आपकी टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। और यहाँ पे कुछ प्रोविजंस लिखे हुए थे, अब वो कट हो चुके हैं फाइनेंस एक्ट 25 से। तो बेसिकली क्या होगा, ध्यान से सुनिए, पूरी सीक्वेंस आराम से याद हो जाएगी। रेड हुई, रेड हो करके क्या किया जाएगा, एसएससी को नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस भेज करके बोलेंगे 60 डेज के अंदर में रिटर्न भर, द पीरियड शैल नॉट एक्सीड 60 डेज, पर 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है इन 4 केसेस में। इसके बाद क्या होगा, एओ आपसे इन्फॉर्मेशन मंगाएगा, इन्फॉर्मेशन मंगा करके आपका रेगुलर असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ही करेगा। सो ब्लॉक असेसमेंट इज नथिंग बट रेगुलर और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ओनली, और इसके बाद आपका सम पेबल निकालेगा। ठीक है सर, राइट। और जो असेट आपके सीज किए हैं उसको डील करेगा सेक्शन 132 के हिसाब से। अब ये 132 क्या है देखेंगे आगे, 132B क्या है देखेंगे आगे। द प्रोविजन ऑफ समरी असेसमेंट शैल नॉट अप्लाई फॉर रिटर्न अंडर दिस सेक्शन। अब देखो, यहां जो रिटर्न फर्निश हो रहा है ना, इसका समरी असेसमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली इसके ऊपर क्या इशू किया जाएगा, नोटिस इशू किया जाएगा। तो ये वो रिटर्न है जिसके ऊपर समरी असेसमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली इसके ऊपर क्या इशू होगा, नोटिस इशू होगा। एंड एओ बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ एसी, एडी, जेसी, जेडी, इनका अप्रूवल लेना जरूरी हो जाएगा। यस और नो। तो बेसिकली सेक्शन 158BC क्या बोलता है, क्लाइंट से बोलता है कि भैया तू रिटर्न भर, तू रिटर्न भरेगा तो हमारा असेसमेंट क्या होगा, चालू होगा। यस और नो, तू रिटर्न भरेगा तो हमारा असेसमेंट क्या होगा, चालू होगा। अब आते हैं 158BD के ऊपर। अब ये भी कनेक्टेड सेक्शन है, जरा ध्यान से सुनना, ये भी कनेक्टेड सेक्शन है, जरा ध्यान से सुनना। अब देखो, असेसमेंट करते वक्त इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते वक्त हमें पता चल गया कि यार ये जो एसेट है, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये जो वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग है, किसी और को बिलोंग करता है। आपको तो पता ही है, अगर ये किसी और को बिलोंग करता है, राइट, तो हमें क्या करना है, हमें उठा करके उस एओ को देना है जिस एओ के पास क्या है, जिस एओ के पास उस एसएससी का क्या है, जुरिस्डिक्शन है। फॉर एग्जांपल, मेरा क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट बोलता है कि सर ये जो जेवर आपको मिले ये मेरी बहन के हैं। मैंने वेरीफाई किया, सच में उसकी बहन के थे, कोई बात नहीं। अब उसकी बहन के ऊपर जुरिस्डिक्शन मेरा नहीं है, तो जिस ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन है मैं उस ऑफिसर को क्या करूंगा, हैंडओवर करूंगा। और वो जो दूसरा ऑफिसर है, अब वो उसकी ही सिस्टर के ऊपर पूरे ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट करेगा। मतलब मेरे पे तो ब्लॉक असेसमेंट होगा ही होगा, इनफैक्ट मेरी बहन पे जिसका गोल्ड मेरे यहां मिला, जिसका वैल्यूएबल आर्टिकल मेरे यहां मिला, उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट हो जाएगा। चेक करिए। सो वेयर द एओ इज सेटिस्फाइड दैट any undisclosed income belongs to other person, other than on whom search is made, then any money, bullion, jewelry, valuable article or thing or VDA, right, seized or requisitioned relating to the aforesaid undisclosed income shall be handed over to AO having jurisdiction। किसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, उस AO को हैंड ओवर कर दिया जाएगा जिसका जुरिस्डिक्शन था। and the AO shall proceed अंडर सेक्शन 158BC। वो कैसे प्रोसेस करेगा, अंडर सेक्शन 158BC, मतलब उसको भी, उसकी सिस्टर को भी क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसकी सिस्टर को भी क्या करना पड़ेगा दोस्त, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, उसकी सिस्टर को भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड द प्रोसेस शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। ओके, अब अंडरस्टैंड करना, ऐसा तो पॉसिबल है ना कि उसका एक से ज्यादा व्यक्ति का गोल्ड हो सकता है। मान करके चलिए उसकी सिस्टर का हो सकता है, मे बी उसकी भाभी का हो सकता है, मे बी उसके फ्रेंड के वाइफ का हो सकता है। ऐसे अलग अलग जगह का गोल्ड उसके यहां मिला। एक से ज्यादा पर्सन हो सकता है क्या, यस हो सकता है, राइट। अब क्या करेंगे, so where there is more than one specified person relating to such other person, the block period for such other person shall be same as that of specified person। मेरा जो ब्लॉक पीरियड है, मेरी सिस्टर का भी ब्लॉक पीरियड वही होगा और दूसरे पर्सन का भी ब्लॉक पीरियड वही होगा। where more than one specified person relevant to such other person, the block period for such other person shall be same as that of specified person in whose case block period ends on the later
डेट। तो भैया उसके लिए भी डेट्स क्या होंगे, वही होंगे। तो मेरा ब्लॉक पीरियड मतलब मेरा 6 साल का असेसमेंट हो रहा है, ले भाई मेरे यहां जिसका चीज मिला उसका भी 6 साल के असेसमेंट लग गए। Further, for the purpose of abatement, the date of initiation of search will be the date on which money, valuable article or thing having jurisdiction over such other person. सर हम लोग अबेटमेंट पर्पस के लिए जो डेट लेते हैं वो किस दिन मानी जाएगी, जिस दिन ये वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग और एटसेट्रा राइट एओ को रिसीव हो रहा है जिसके पास जुरिस्डिक्शन था। मतलब वो एओ जिसके पास जुरिस्डिक्शन था मैं जिस दिन हैंड ओवर करूंगा उस दिन का डेट ऑफ अबेटमेंट और बाकी चीजों के लिए माना जाएगा। तो भैया सीधे सीधे शब्दों में 115 बीसी और बीडी क्या बोलता है जरा सोच के देखिए। रेड हुई, रेड होकर के आया, रेड होकर के आया, एसएससी को तुरंत नोटिस भेजा जाएगा, चल बोलेंगे रिटर्न भर, यस और नो। प्लस रिटर्न भर करके जब डॉक्यूमेंट्स आए, वेरीफाई किया, पता चला ये किसी और पर्सन को बिलोंग करता है, तो हम एओ को हैंड ओवर कर देंगे उस सच अदर पर्सन के लिए, और वो एओ उस पर्सन को भी क्या बोलेगा कि बेटा तू भी रिटर्न भर। यानी मेरे तो 6 साल के असेसमेंट लगे, मेरी सिस्टर का गोल्ड मेरे घर पे पड़ा था, उसके भी 6 साल के असेसमेंट लग गए, यस और नो। वो भी ब्लॉक पीरियड के अंदर में क्या हो गए, कवर हो गए। ये पॉइंट समझ में आया। तो पहले आप कभी भी 158 बी पढ़िए, उसके बाद आप बीसी एंड बीडी पढ़िए। ये थोड़ा सा लॉजिकल सीक्वेंस रहेगा, ये कभी भी थोड़ा लॉजिकल सीक्वेंस रहेगा, ठीक है जी मालिक। अब इसके बाद क्या होगा, इधर आइए, अब देखो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्त, सबसे पहले अब हमें टोटल इनकम निकालना होगा, क्योंकि एसएससी का क्या हो चुका होगा, अब वो जो किसी और को बिलोंग करते होगी हमने उसको दे दिया, मतलब अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे एसएससी की क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। अब इसका टोटल अनडिस्क्लोज इनकम हमें निकालना होगा, यस और नो। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर कैसे क्या करेंगे, अंडरस्टैंड कीजिएगा। जहां सर्च हुई है आफ्टर 1/9/2024 राइट, द एओ शैल प्रोसीड टू असेस और रीअसेस द टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ द एसएससी फॉर द ब्लॉक पीरियड। तो ब्लॉक पीरियड के लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। अब ऐसा हो सकता है ना, अंडरस्टैंड कर, 2025 में 2023 का केस ऑलरेडी ओपन चल रहा हो, असेसमेंट ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हो, उन पेंडिंग असेसमेंट का क्या होगा, मान ले असेसमेंट पेंडिंग चल रहा और इसके बाद में सर्च हो गई, तो वो जो असेसमेंट पेंडिंग है उसका क्या होगा। लॉ सेक्शन 158 बीए कहता है कि अगर कोई असेसमेंट पेंडिंग होगा ना तो वो अबेट हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, वहीं पॉज हो जाएगा। याद रखना अबेट का मतलब कैंसिल नहीं, पॉज होना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, मैं कहीं इंटरकनेक्ट करूंगा। सो द असेसमेंट, इधर सुनना बेटा, द असेसमेंट और रीअसेसमेंट रिकम्प्यूटेशन विच इज पेंडिंग एज ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च। सो अगर कोई असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग है, कब, जिस दिन सर्च चालू हुआ उस दिन, इट शैल अबेट। अबेट का मतलब क्या होगा बेटा, पॉज। ये क्या हो जाएगा दोस्त, पॉज हो जाएगा, और अब पूरा असेसमेंट ब्लॉक असेसमेंट में होगा। तो जो असेसमेंट ऑलरेडी चल रहा होगा वो पॉज हो जाएगा, और अब पूरा असेसमेंट किसके अंदर में होगा बेटा, ब्लॉक असेसमेंट के अंदर में होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस। अच्छा जी सर, फिर क्या होगा, मान करके चलिए अगर कोई केस टीपीओ का भी पेंडिंग चल रहा है, रेफरेंस टू टीपीओ भी है, ये भी क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगा। सो वेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी पेंडेंसी प्रोसीडिंग फॉर द assessment reference is made to TPO, such assessment और reassessment shall also abate। ये भी क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, मतलब जो कुछ चल रहा था वो सब क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। अच्छा राइट, और अब पूरी असेसमेंट कहां होगी, ब्लॉक असेसमेंट में होगी। अच्छा देखो, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस एसएससी के ऊपर पहले भी एक सर्च हुई हो, उसका असेसमेंट पेंडिंग चल रहा हो, और फिर एक और बार सर्च हो गई हो, ये भी ब्लॉक असेसमेंट आ गया। तो पहले कौन सा असेसमेंट करेंगे, क्या जो सर्च वाला असेसमेंट था वो भी ब्लॉक हो जाएगा। अंडरस्टैंड करना, 2023 के अंदर में एसएससी के ऊपर ऑलरेडी एक बार सर्च हो गया, 2025 के अंदर में फिर एक बार सर्च हुआ, तो जो 2023 का सर्च है इसका असेसमेंट ऑलरेडी चल रहा होगा, क्या ये भी दूसरे असेसमेंट के जैसे अबेट हो जाएगा, नो। अंडरस्टैंड, नॉर्मल असेसमेंट रीअसेसमेंट अबेट हो जाएंगे, लेकिन अगर मल्टीपल सर्च हुआ, मतलब 23 में सर्च हुआ फिर 25 में सर्च हुआ, तो 23 वाला सर्च ऑलरेडी ओपन चल रहा होगा, उसका असेसमेंट ऑलरेडी ओपन चल रहा होगा। अब एओ क्या करेगा, पहले वाला सर्च वाला जो असेसमेंट है वो कंप्लीट करेगा, और फिर ही ये ब्लॉक पीरियड वाला असेसमेंट चालू करेगा। सो अनलाइक नॉर्मल असेसमेंट, अगर पहले सर्च का असेसमेंट ओपन होगा तो सर्च का असेसमेंट ही पहले कंप्लीट होगा और उसके बाद ही ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट चालू होगा। फर्दर मोर, अगर यह असेसमेंट खत्म करने के बाद इस असेसमेंट को कंप्लीट करने का टाइम लिमिट 3 मंथ से कम बचा होगा, तो आपको 3 मंथ एक्सटेंड करके दिया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा, 3 मंथ एक्सटेंड करके दिया जाएगा। तो चेक कीजिएगा, वेयर द असेसमेंट
is required to be made, pending word को कट कर दिया गया है, where the assessment is required to be made in case of assessee whose case a subsequent search is initiated, मतलब पहला सर्च हो चुका था 2023 में, फिर सर्च हो रहा है 2025 में, राइट। It such assessment shall be duly completed and thereafter assessment in respect of subsequent search shall be made, मतलब पहले existing search का assessment complete होगा, फिर ही नए search का assessment शुरू होगा, yes or no, right। Where the period of completing the assessment in respect of subsequent is less than 3 months, such period shall be extended to 3 months। और अगर मान लीजिए subsequent search खत्म करने का टाइम लिमिट 3 महीने से कम का है, तो आपको टाइम लिमिट 3 मंथ क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड करके दिया जाएगा। आपको टाइम लिमिट क्या करके दिया जाएगा, एक्सटेंड करके दिया जाएगा, यस। चल वापस से चलते हैं, चलो जी वापस से चलते हैं 158 बीए के ऊपर। अब एक एक चीज, ठीक है, रेड हुई, रेड होने के बाद क्या होगा, रेड होने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे भैया ब्लॉक पीरियड क्या आता है। ब्लॉक पीरियड हमें पता चल गया करंट ईयर जिस साल में रेड हुई प्लस इसके पहले के 6 साल। फिर हमें पता चला अनडिस्क्लोज इनकम में हमें वीडीए प्लस जितने वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग है सब कंसिडर करने हैं। इसके बाद पहला सेक्शन पढ़िए 158 बीसी जो कहता है एसएससी से इसके बाद रिटर्न भरवाया जाएगा, बराबर है। रिटर्न भरा, इंफॉर्मेशन आई, पूरा असेसमेंट रेगुलर असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में होगा। इंफॉर्मेशन आई, इस इंफॉर्मेशन में एसएससी को बिलोंग करती है, अदर पर्सन को बिलोंग करती है। अदर पर्सन अगर मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, दूसरे एओ को दे दूंगा, वो उसके ऊपर ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट करेगा, ठीक है। अब एसएससी का टोटल इनकम कंप्यूट करना है जिस एसएससी के ऊपर रेड पड़ी है। तो टोटल इनकम हम लोग जब कंप्यूट करेंगे, टोटल इनकम हम लोग जब कंप्यूट करेंगे, राइट, इसमें क्या होगा, जो असेसमेंट रिकम्प्यूटेशन ऑलरेडी पेंडिंग चालू थे अबेट हो जाएंगे। कोई रेफरेंस टू टीपीओ दिया होगा, अबेट हो जाएंगे। इसके पहले की कोई सर्च का असेसमेंट चालू होगा, पहले वो कंप्लीट होगा, फिर ही ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट होगा। और अगर सेकंड सब्सिक्वेंट करने के लिए 3 मंथ से कम का पीरियड है तो आपका 3 मंथ एक्सटेंड किया जाएगा। एवरीबॉडी यस और नो। भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को अभी तक क्या आपने लाइक नहीं ठोका, दूसरे चार्ट रिवीजन दोस्तों को प्रोवाइड नहीं किए, क्या करेंगे, दूसरों को बताइए कि भैया बहुत इंटरलिंकिंग से चालू है ये चार्ट रिवीजन। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्या होगा, राइट, अगर मान करके चलिए ये असेसमेंट है, इसके बाद क्या होगा, असेसमेंट ऑर्डर निकलेगा। और आपको तो पता है जब भी असेसमेंट ऑर्डर निकलता है आपके पास रास्ता है अपील में जाने का, रिवीजन में जाने का। मान के चलो आगे चल के इसे एनल डिक्लेयर कर दिया गया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, तो सो मान के चलना, एक एक सिचुएशन समझाता हूं। मान के चलो कोई असेसमेंट पेंडिंग था, इसके बाद इसके ऊपर सर्च हुआ, सर्च के ऊपर ब्लॉक असेसमेंट हुआ, एवरीबॉडी बराबर है। जैसे ही सर्च हुआ होगा वैसे ही ये क्या हो गया होगा, अबेट हो गया होगा, मतलब पॉज हो गया होगा। हाँ या हाँ, ये क्या हो गया होगा, पॉज हो गया होगा, पक्की बात। अब जैसे ही सर्च हुआ, सर्च के बाद ब्लॉक असेसमेंट हुआ, ब्लॉक असेसमेंट के बाद ऑर्डर निकला। इस ऑर्डर के खिलाफ आप कहां चले गए, अपील में चले गए। इस ऑर्डर के खिलाफ आप कहां चले गए, अपील में चले गए। और अपील में ये पूरा असेसमेंट क्या डिक्लेयर हो गया, वॉइड डिक्लेयर हो गया। ये जो ब्लॉक असेसमेंट था यही वॉइड डिक्लेयर हो गया। अब क्या, तो लॉ कहता है कि भैया ये जो अबेट हुआ था ना, ये वापस रिवाइव हो जाएगा, ये वापस जिंदा हो जाएगा। ये अंडरटेकर है, वापस जिंदा होके आ जाएगा। भले इसको केन ने मार दिया था, पर ये अंडरटेकर है, वापस रिवाइव होके आ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा था, अबेट मतलब क्या होता है, पॉज होता है। अबेट मतलब कैंसिल नहीं, अबेट मतलब पॉज होता है। याद आ रहा है क्या मालिक तुम्हारे को, यस। तो जरा देखिएगा, इफ एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर दिस चैप्टर or any order or reassessment has been annulled in any appeal or any other legal proceeding, the assessment, reassessment, recomputation order, then the assessment, reassessment which has abated shall revive। तो जो assessment अबेट हुआ था वो वापस से क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। जैसे ही आपने क्या डिक्लेयर हो गया, ये वॉइड डिक्लेयर हो गया, राइट। The total income of the previous year in which search was completed is made shall be assessed separately in accordance with the other provision of this act। जो करंट ईयर का सर्च था ना, मतलब अप्रैल 25 से लेके अक्टूबर 25 तक का पीरियड, उसके ऊपर अपनी नॉर्मल टोटल इनकम रहेगी और नॉर्मल टोटल टैक्स ही लगेगा, नॉर्मल प्रोविजन से कंप्यूट किया जाएगा। हाँ वो सर्च का पार्ट होगी, हाँ उसके ऊपर असेसमेंट होगा, पर नॉर्मल तरीके से कंप्यूटेशन होगा। उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल कंप्यूटेशन, नथिंग, क्योंकि वो तो करंट ईयर की है ना। एवरीबॉडी, the total undisclosed income relating to the block period shall be charged to tax at the rate specified under section 113। हाँ जी, ये जो ब्लॉक पीरियड में सारी इनकम आ रही है इसके ऊपर एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है जो सेक्शन 113 ने लिखा हुआ है, जो सेक्शन 113 ने लिखा हुआ है। क्लियर है मालिक, चलो जी मालिक, बहुत बढ़िया।
यस मालिक। अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि टोटल इनकम कंप्यूट कैसे करेगा एओ। और यहाँ आया है चेंज। यहाँ अब सिर्फ पॉजिटिव लिस्ट और निगेटिव लिस्ट बात कर रहे हैं। मतलब क्या, टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, अनडिस्क्लोज, टोटल अनडिस्क्लोज इनकम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भैया देखो, टोटल अनडिस्क्लोज इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे, एक जितना हमने खुद होकर के रिटर्न में दिया वो, मतलब एक जो आपने खुद होकर के रिटर्न में दिया वो, प्लस प्लस ऐड करेंगे जो अनडिस्क्लोज इनकम एओ ने डिटरमाइन करी वो। तो चलो 1 2 3 स्टार्ट। टोटल अनडिस्क्लोज इनकम का मतलब क्या, दो ही चीजें। टोटल अनडिस्क्लोज इनकम का मतलब क्या, दो ही चीजें। एक जो आपने खुद होकर रिटर्न में डिस्क्लोज करी, दूसरा जो एओ ने पकड़ ली वो। और इसमें क्या नहीं लिया जाएगा, इसको हम कहते हैं निगेटिव लिस्ट। यहां पे क्या दिया हुआ है, एक निगेटिव लिस्ट दिया हुआ है। ये पूरा लिस्ट जो है ये निगेटिव लिस्ट है कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम में क्या क्या नहीं आएगा। सीधे शब्दों में ये लिस्ट को याद करने से बेहतर मैं आपको एक ही ट्रिक बताता हूं। इस लिस्ट को पूरा याद करते बैठोगे और ये सारी प्रोविजन को याद करते बैठोगे, उससे आसान तरीका मैं तुम्हारे को दे देता हूं। अनडिस्क्लोज्ड इनकम में क्या लेना है, जो आपने खुद होके डिक्लेयर किया वो, प्लस जो एओ ने फाइंड आउट किया वो, बराबर है। इसमें आपने जो जो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है या जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स भर चुका है या खुद डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी असेस कर दिया है, वो सब बाजू रखो। जो अनडिस्क्लोज इनकम का मतलब क्या, जितनी अभी तक के वापस से टैक्स में नहीं आई वही वाली इनकम आनी चाहिए। यानी अगर वो ऑलरेडी आपने डिस्क्लोज करी हुई है, एओ ने ऑलरेडी डिटरमाइन करा हुआ है, टीपी के तहत ऑलरेडी डिटरमाइंड हुई हुई है, तो वो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम में आ सकती नहीं। अच्छा सोचिए, जिस साल रेड पड़ी, क्या वो उस साल की अनडिस्क्लोज इनकम होगी क्या, ऑब्वियसली नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो नॉर्मल इनकम है ना जो आप करंट ईयर में कमा रहे हो। तो अनडिस्क्लोज इनकम में सिर्फ कौन सी वाली इनकम आने वाली है, जो आपके ब्लॉक पीरियड के अंदर में आ रही है, एक्सक्लूडिंग द करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर की जो इनकम है वो नॉर्मल इनकम रेट पे जाएगी। करेक्ट और नॉट। हाँ। और कौन सी इनकम, जो खुद होके आपने डिस्क्लोज करी प्लस एओ ने फाइंड आउट करी। अब इतना बड़ा जो निगेटिव लिस्ट है, इसको पढ़ने का कोई काम ही नहीं है, कुछ भी मत पढ़ना जेन्युइनली। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में वो इनकम जो ऑलरेडी आपने डिस्क्लोज करी हुई है वो नहीं आता, वो आता नहीं। इनफैक्ट जो करंट ईयर है, जिस ईयर में रेड पड़ा, वो भी इसके अंदर में आता नहीं। ठीक है मालिक, ओके। अब ये बताइए सर, ये असेसमेंट को कंप्लीट कब तक के करना है। सेक्शन 158 बी कहता है द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ब्लॉक असेसमेंट। ये कब तक के कंप्लीट करना है सर, इट मस्ट बी कंप्लीटेड, सर इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर in which the last authorization for search was executed or made। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, आपको कब तक खत्म करना है, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ था, जिसको कट करके क्या किया गया है, क्वार्टर किया गया है, राइट। सो 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर इन विच लास्ट ऑथराइजेशन वॉज एग्जीक्यूटेड। मान लो लास्ट ऑथराइजेशन एग्जीक्यूट हुआ सितंबर में, क्वार्टर कब एंड हो रहा है, सितंबर में। उस क्वार्टर एंड से 12 मंथ के अंदर में अगर रेफरेंस किया होगा किसको, टीपीओ को, तो आपको तो पता ही है, अगर टीपीओ को रेफरेंस जाता है तो असेसमेंट करने का टाइम लिमिट जो है वो कितने से एक्सटेंड हो जाता बेटा, 12 मंथ से एक्सटेंड हो जाता। तो वही पीरियड यहाँ पे लिखा है। हाउएवर इन अ केस वेयर परसुएंस टू द 5th प्रोविजो द टाइम लिमिट अलाउड अंडर द सेड क्लॉज फॉर फर्निशिंग रिटर्न इज एक्सटेंडेड बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 30 days, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल हैव इफेक्ट एज इफ द वर्ड 12 months 13 months विल बी रिप्लेस्ड। अब आपको तो पता है, रिटर्न भरने का टाइम पीरियड अगर क्या किया जाता है, 30 days से एक्सटेंड किया जाता है, तो फिर असेसमेंट को कंप्लीट करने का टाइम लिमिट भी 12 मंथ्स की जगह 13 मंथ्स हो जाएगा। सो सिंपल, सो इजी एवरीबॉडी। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, the period commencing from the date on which search is initiated and ending on the date on which books of accounts etc handed over to the AO having jurisdiction shall be excluded, shall be excluded। मान लीजिए अगर हमें पता चलता है कि भैया ये जो असेट, मनी, बुलियन, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग थी, ये किसी और को बिलोंग करती है, तो जितना पीरियड जब से हमने सर्च की से उसको लेकर के आया था, से लेकर के जब तक हम हैंडओवर नहीं कर देते, इतना पीरियड और एओ को एक्सटेंड करके मिल जाएगा ओवरऑल टाइम लिमिट में। क्योंकि इतना टाइम तो वेस्ट हुआ ना उसका, उस जुरिस्डिक्शनल एओ का, जिसके ऊपर मेरी सिस्टर का जुरिस्डिक्शन जिसके ऊपर है। तो अगर मान के चलिए इसमें पूरा 2 महीना लगा था, तो और 2 महीने एक्सटेंड करके मिल जाएंगे टू दिस 12 months। चेक कीजिएगा, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट फॉर द ब्लॉक पीरियड शैल बी 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस वॉज इशूड टू सच अदर पर्सन। उस अदर पर्सन का नोटिस, उस अदर पर्सन का असेसमेंट कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए,
within 12 months from the end of the month in which notice was issued to such other person in whose case the proceeding or reference is pending। उसका मैटर भी अगर टीपीओ को गया होगा तो वो पीरियड भी 12 महीने से एक्सटेंड हो जाएगा। उसको भी अगर रिटर्न भरने के लिए 30 डेज का एक्सटेंशन मिला था तो 12 महीने की जगह 13 महीने कंसिडर किया जाएगा। पूरा कट कॉपी पेस्ट जैसा एसएससी के लिए हो रहा है वैसे ही उस अदर पर्सन के लिए भी होगा, है ना। आपको ये अदर पर्सन के लिए याद नहीं रखना चाहिए, मुझे लगता है ये एसएससी का याद रखो। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच लास्ट ऑथराइजेशन ऑफ सर्च वाज एग्जीक्यूटेड। बाकी तो ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन में क्या क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, तो यहाँ एक पूरी लिस्ट दी है कि आपके पीरियड ऑफ लिमिटेशंस में से क्या क्या एक्सक्लूड करना है, मतलब कितना टाइम लिमिट और आपको बढ़ा करके दिया जाएगा। ये जनरल टाइम लिमिट है, इसको आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। ओके चलो, अब टैक्स रेट क्या आएगा। अब टैक्स रेट क्या आएगा सर, हमने कहा था कि जो भी ब्लॉक पीरियड होगा इस ब्लॉक पीरियड पे आप टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकालेंगे और टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे टैक्स लगेगा। इस पे टैक्स लगेगा 60% के हिसाब से फॉर द ब्लॉक पीरियड एज इंक्रीज बाय सरचार्ज एंड सेस। तो 60% का तो सिर्फ टैक्स है सर, प्लस एप्लीकेबल प्लस सेस भी लग जाएगा एज पर सेक्शन 113। यस और नो। ओके, सेक्शन 158 BF क्या कहता है जरा देखिए। नो इंटरेस्ट अंडर 234 ABC और पेनल्टी अंडर 270A शैल बी इम्पोज्ड अपॉन एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ whom the undisclosed income is assessed or reassessed for the block period। अब देखिए आपसे क्योंकि हम हैवी टैक्स ले रहे हैं 60% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस सेस, अब आपके ऊपर इंटरेस्ट और वो जो पेनल्टी है ना 270A की अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग वाली पेनल्टी वो आपके ऊपर इंपोज नहीं होने वाली। हमने क्योंकि आपसे ऑलरेडी 60% का टैक्स ले लिया है फॉर द ब्लॉक पीरियड अलॉन्ग विद सरचार्ज एंड सेस, तो अब आपसे ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, अब आपके ऊपर वो अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। यस ओके डन। अभी आइए 158 BG पे। 158 BG सबसे पहले अथॉरिटी देता है कि ये जो ब्लॉक असेसमेंट करने का जो पावर है ये किसके पास होगा। द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ ब्लॉक शेल बी पास्ड बाय AO एंड AO नॉट बिलो द रैंक ऑफ DC AC DD AD and no such order shall be passed without the previous approval of this authority where the requisition is after 1924। तो 1/9/2024 19/2024 के बाद जब भी सर्च होगा तो उस पे जो अथॉरिटी हो गए वो ये होंगे और यही ब्लॉक असेसमेंट क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं। यस, all other provisions of the act shall apply to the assessment made under this chapter, however the provision of 144C shall not apply to any proceeding under this chapter। है ना, बाकी जो आपके नॉर्मल प्रोविजन है इनकम टैक्स के वो बिल्कुल एज इट इज अप्लाई होंगे। जैसे अगर एसएससी ने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी तो उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, स्पेशल ऑडिट करवाने बोला नहीं कराया तो जो पेनल्टी लगती है वो बिल्कुल लगनी चाहिए, और अदर प्रोविजंस विल अप्लाई। यस, ये रिमूव कर दिया गया है 158 BI। चलिए लास्ट सेक्शन पे आते हैं 158 BFA। आपको अगर याद हो तो जिनके ऊपर भी ब्लॉक असेसमेंट होता है उनको रिटर्न भरने बोला जाता है 60 डेज में या एक्सटेंडेड पीरियड दिया जाता है 30 डेज का, करेक्ट और नॉट। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा क्या तो कोई इंटरेस्ट लगेगा क्या? आंसर इज यस। वेयर द ROI ऑफ टोटल undisclosed income including undisclosed income as required by the notice is not furnished within the time specified in the notice or extended period, he shall pay a simple interest at the rate of 1.5% for every month or part of the month commencing from the day immediately expiry the time and ending on the date of completion of assessment। so अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो आप पे 1.5% का पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा ending on the date of completion of assessment, ending on the date of completion of assessment। yes or no? okay, क्या पेनल्टी भी लग सकती है? लग सकती है। yes, the AO or CIT may direct that a penalty he shall be liable to a penalty equal to 50% of the tax on undisclosed income determined by the AO, however no penalty shall be made if such person has furnished the ROI। अगर आपने ऑलरेडी चुपचाप ROI सबमिट कर दिया तो आपको कोई रिटर्न फर्निश की कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं। पर अगर AO ने फाइंड आउट किया, AO ने अनडिस्क्लोज्ड इनकम फाइंड आउट किया, क्योंकि आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दी गई थी क्या करने के लिए, रिटर्न भर के अपनी अनडिस्क्लोज इनकम बताने के लिए। आपने रिटर्न भर के अनडिस्क्लोज इनकम बताया ही नहीं, तब तो पेनल्टी लगेगी ना बाबू। पर सर अभी तो आप बोले थे कि भैया पेनल्टी नहीं लगेगी,
सर अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी नहीं लगेगी, जो 270A के अंदर में है, मिनिमम 50 मैक्सिमम 200। हाँ, इस सेक्शन की पेनल्टी जरूर लग सकती है, क्योंकि आपको रिटर्न भर के खुद बोला था अनडिस्क्लोज्ड इनकम देने को, पर आपने नहीं दिया। एविडेंस ऑफ टैक्स पेड अगर आपने फर्निश कर दिया है अलोंग विद द रिटर्न, आपने अपील फाइल नहीं करी है, यस, तो ऐसे केसेस के अंदर में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ध्यान से सुनना, जनरली आपको बोला था कि भैया खुद होकर के अनडिस्क्लोज्ड इनकम शो कर दो, आपने नहीं शो किया, 50% ऑफ द टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम की पेनल्टी लगेगी, राइट। हालांकि नो पेनल्टी विल बी लेविड, कब पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर खुद होकर आपने रिटर्न भर दिया, आपने इसके ऊपर खुद होकर के टैक्स पेमेंट कर दिया, आप अपील में नहीं गए होशियारी मारने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फिर पेनल्टी नहीं लगेगी। नहीं तो जैसे आपने रिटर्न नहीं भरा वैसे ही आप पे इंटरेस्ट भी लगेगा, प्लस हो सकता है खुद होकर के डिस्क्लोज ना करने पे आपके ऊपर क्या लगाई जाए दोस्त, पेनल्टी भी लगाई जाए। हालांकि नो ऑर्डर इंपोजिंग पेनल्टी शैल बी मेड अनलेस OOBH इज गिवन, जब तक कि आप OOBH नहीं दे देते तब तक के नहीं लगता। Where the penalty exceed 2 lakh rupees, it should be with the approval of higher authority. Yes. Where the assessment is subject matter of appeal, where the assessment is subject matter of appeal after the expiry of financial year in which proceedings, in the course of which action for imposing the penalty has been initiated, are completed, or 6 months from the end of financial year in which order is received, whichever period expire later, इसके बाद ही कोई पेनल्टी लगेगी। सो अपील के केस में जरा ध्यान से सुनिए, जब तक के ऑर्डर ऑफ CIT आ जाता है या फिर प्रोसीडिंग पहले कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही पेनल्टी लगेगी। रिवीजन के केस में पेनल्टी कब लगेगी, आफ्टर 6 मंथ्स। एक मिनट, no order imposing the penalty shall be made after 6 months from the end of the financial year in which such revision order is passed। रिविजन ऑर्डर पास हुआ, रिविजन ऑर्डर पास होने के मंथ से 6 महीने बाद कोई पेनल्टी ऑर्डर पास नहीं करेंगे। ठीक उसी तरीके से अपील डिस्पोज ऑफ हो गया, उसके बाद कोई पेनल्टी ऑर्डर पास नहीं करेंगे। तो ये टाइम लिमिट लिखा है, पेनल्टी ऑर्डर कब तक पास नहीं होगा उस चीज का। तो चलो एक बार माइंड मैप कर लेते हैं सर्च एंड सीजर का पूरा सर्च हुआ सेक्शन 132 में या रिक्वेजिशन हुआ, इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद आपके ऊपर ब्लॉक असेसमेंट होगा। ब्लॉक असेसमेंट करने के लिए ब्लॉक पीरियड कौन सा होता है, जिस साल सर्च हुई वो प्लस इसके पहले के 6 साल, ये पूरा ब्लॉक पीरियड हो गया। ब्लॉक पीरियड हो गया तो आपको क्या करने बोलेंगे, 158B से आपको रिटर्न भरने बोलेगा, और आपके ऊपर रेगुलर असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। अगर असेट किसी और को बिलोंग करता है तो 158BD बोलता है कि हम उस एओ को दे देंगे जिसके पास इसका जुरिस्डिक्शन होगा, राइट, और उसके ऊपर भी ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट होगा। असेसमेंट करते वक्त आपकी टोटल इनकम, टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम कंप्यूट की जाएगी। ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम 158BB के तहत क्या किया जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा। ओके, अगर कोई असेसमेंट ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा होगा वो अबेट हो जाएगा, टीपी का कोई केस पेंडिंग चल रहा होगा अबेट हो जाएगा, इसके पहले का कोई सर्च चालू है तो पहले वो कंप्लीट करेंगे फिर आपका पीरियड कंप्लीट होगा, और अगर आपका पीरियड कंप्लीट करने में 3 मंथ से कम का टाइम है तो आपको 3 मंथ एक्सटेंड करके दिया जाएगा। क्लियर है मालिक? ओके, तो आपकी टोटल अनडिस्क्लोज इनकम निकलेगी जिसके ऊपर टैक्स 113 के हिसाब से पे होगा, दैट इज 60% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। यस और नो? ओके, और अगर ऐसा लगा तो आपको 234ABC का इंटरेस्ट प्लस 270A की पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो आपको 1.5% से इंटरेस्ट लगेगा, प्लस 50% की पेनल्टी भी लग सकती है। हालांकि पेनल्टी नहीं लगेगी कुछ केसेस में, जहां पे आपने खुद होकर के रिटर्न में डिस्क्लोज कर दिया, इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया और अपील में नहीं गए तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। बाकी जो प्रोविजन नॉर्मल एक्ट की है वो बिल्कुल चलती रहेगी। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर कि फिर आपने रिटर्न भरवाया, रिटर्न भरवा के टोटल इनकम निकाला, टोटल इनकम पे एसएससी को टैक्स पे करवा दिया, वो जो एसेट आपने सीज किए थे उसका क्या? भाई आपने क्या किया, आपने टोटल इनकम कंप्यूट करवाया, टोटल इनकम कंप्यूट करवा करके टैक्स पे करवा दिया, टैक्स पे करवा करके सारा काम खत्म कर दिया। अब एक सवाल उठता है, कि सर वो जो एसेट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज किए थे उसका क्या? यस, राइट सर, जैसे असेसमेंट कंप्लीट होता है
बुक्स ऑफ अकाउंट को रिलीज किया जाएगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट कंप्लीट हुआ उसके 30 दिन के बाद इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। अब एसएससी को बोला जाएगा टैक्स पे कर, उसने टैक्स पे कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये जो मनी बुलियन ज्वेलरी आर्टिकल और थिंग थी, राइट, इसको सबसे पहले यूज किया जाएगा आपकी किसी भी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी अंडर द एक्ट है उसको रीपे करने के लिए। तो पहले प्यार से बोलते पे कर दे, नहीं पे किया तो सेक्शन 132 बी पावर देता है कि इसको क्या कर, जो जो असेट उसने एक्सप्लेन कर दिए वो असेट को रिलीज कर दो। द असेसी एक्सप्लेन्ड असेट, मतलब आपने क्लियर एक्सप्लेन कर दिया कहां से आया है, कैसे आया, इसके ऊपर टैक्स जो था वो पे कर दिया। Assessee will make an application within 30 days from the end of the month in which asset was seized. Explain the nature and source of acquiring. Right? The AO then release the assets to the assessee with prior approval of CCIT, CIT, and after adjusting any tax liability of the assessee, shall release be made within 120 days from the conclusion of search. उससे पहले लाइबिलिटी रिकवर की जाएगी। लाइबिलिटी पूरी रिकवर होने के बाद, लाइबिलिटी पूरी रिकवर होने के बाद 120 डेज में उसको क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ सर्च। आप पे कर दो, तुरंत लेके जाओ, काम खत्म। जो असेट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसका क्या, अदर असेट, द असेट सीज एंड रिक्विजिशन शैल बी यूटिलाइज्ड टू रिकवर द एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स और एनी न्यू लाइबिलिटी एज मे बी डिटरमाइंड ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्च। जो असेट आपने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया या जिससे रिलेटेड टैक्स आपने पे नहीं किया, क्या किया जाएगा सर, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी पहले रिकवर की जाएगी और कोई भी जो न्यू लाइबिलिटी आ रही है वो इसके साथ में कवर की जाएगी। क्लियर? एनी मनी असेट रिमेन अनयूटिलाइज्ड आफ्टर द लाइबिलिटी देन इट शैल बी हैंडेड ओवर टू असेसी और नोटिफाइड पर्सन। इसके बाद भी कुछ पैसा सरकार के पास बच गया, वो सरकार उस नोटिफाइड पर्सन को क्या कर देगी, हैंड ओवर कर देगी। यस और नो मालिक? और यहां पे उसके मीनिंग दिए हुए हैं। दैट्स इट। इस तरीके से आपका पूरा सर्च एंड सीजर क्या किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। कौन कौन सी चीज ध्यान में रखनी है, ब्लॉक पीरियड ध्यान में रखिए, उसके बाद में अनडिस्क्लोज्ड इनकम याद रखिए, राइट, उसके बाद में 158 BC और ये 158 BD का प्रोविजन याद रखिए, और सीधा सीधा 113 के अंदर में इसका टैक्स आता है, ये याद रखिए। बाकी सब तो बहुत सारा प्रोसीजरल पार्ट है, ये सब याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यस और नो मालिक? राइट तो यहां हमारा सर्च एंड सीजर का चार्ट भी क्या होता है बेटा, ओवर होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत जल्द जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उसके भी चार्ट रिवीजन लेकर के आने वाले हैं। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एंड सर आप अपने दोस्तों को भी ये भेजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से इसे क्या कर सकते हैं, चार्ट को बाय कर सकते हैं, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बाय बाय एंड टेक केयर।